वो भयानक जंगल के बीच बना हुआ एक खंडहर सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो वो खंडहर अपने अतीत में कई रहस्यमयी सवालों को समाया हुआ हो। केशव नगर राज्य के पथरियापुर वासियों का मानना था कि वो खंडहर वर्षों पहले राजकुमारी चंद्रलेखा का महल हुआ करता था, जिसने सिंहासन के लालच में अपने ही भाई की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। जब ये बात उसके पिता राजा चंद्रसेन को पता लगी तो वो अपनी ही पुत्री के हाथों अपने ही भाई की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने राजकुमारी चंद्रलेखा को राज दरबार में जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। कुछ इसी तरह की कहानी उस खंडहर के बारे में पूरे केशव नगर राज्य में प्रचलित थी। पथरियापुर गांव में अंधेरी रात का सन्नाटा पसरा था। सुखिया कंबल ओढ़े अपने घर से बाहर निकल रहा था। उसकी पत्नी बिंदिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अब रूटीन बन गया है, रात 11 बजे होता है सीखो टाइम। ऐप खुलते ही करियर ग्रोथ कैटेगरी दिखती है। आप रात के समय कहाँ जा रहे हो? ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार गांव में खौफनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। मुझे आपका अकेले रात के समय जाना कुछ सही नहीं लग रहा। अरे बिंदिया, ये सब दंत कथाएं हैं। हाँ, अरे सोचो तो सही, सालों से लोग खंडहर की कहानियां सुनते सुनते अब चीखें सुनने का वहम पालने लगे हैं? सुनो, फसल का समय करीब है और जंगली जानवर खेत बर्बाद कर देंगे। रखवाली करनी पड़ेगी, रखवाली, समझी? तुम समझ क्यों नहीं रहे? पूरे गांव में कोई भी खेत में रखवाली करने नहीं जा रहा। हमारे गांव के सारे खेत उसी खंडहर के इर्द गिर्द हैं और लोग कहते हैं जो उस खंडहर के पास गया वो लौटा नहीं। क्या तुम फसल के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे? अरे डरने से कुछ नहीं होगा बिंदिया, मैं जल्दी लौट आऊंगा, ठीक है ना? तुम ध्यान रखना और सुनो, दरवाजे को बंद कर लो और सो जाओ। अरे इतना मत घबराओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। सुखिया अपनी पत्नी की चिंता को नजरअंदाज करता हुआ खेत की ओर बढ़ गया। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और सन्नाटा अंधेरे को और भयानक बना रहा था। खेत में पहुंचकर सुखिया ने आग जलाई और पास बैठ गया। उसे विश्वास था कि ये सब गांव वालों की कल्पना मात्र है, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख ने उसे हिलाकर रख दिया। अरे ये किसकी चीख थी? बाप रे! अरे ऐसा लगा जैसे दर्द से कोई तड़प रहा हो। सुखिया चारों ओर देखने लगा। घने कोहरे और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आग की लपटें मंद पड़ने लगी थी। अचानक एक ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू कर निकल गया और तभी जंगल के सन्नाटे में वो चीख दोबारा चीर गई। कौन है? कौन? सुखिया अपनी जगह पर खड़ा अंधेरे और कोहरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। आग की लपटें मंद पड़ चुकी थी और ठंडी हवा उसकी हड्डियां तक को कंपा रही थी। तभी एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। कौन है वहाँ? अरे दिखाओ अपने आप को। अरे कौन है? कौन है? जवाब में केवल सन्नाटा था। सुखिया का गला सूखने लगा। तभी उसके चारों ओर एक काला धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। धुएं का घेरा उसके इर्द गिर्द कसता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ। अचानक उस धुएं ने एक विकराल भयानक औरत का रूप ले लिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में चमक रही हो। लंबे लंबे नाखून जैसे किसी अजीब आकृति के हिस्से हो उसके हाथों से बाहर निकले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, पूरे चेहरे को ढकते हुए, और केवल उसकी भयानक आंखें दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सुखिया की ओर बढ़ने लगी। सुखिया का शरीर जैसे जम सा गया था।
उसकी आवाज हलक में अटक गई थी। अचानक वो औरत तेज आवाज के साथ उस पर झपट पड़ी। सुखिया की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पथरियापुर का मुखिया अपने रास्ते से गुजर रहा था। ठंडी हवा अभी भी भयावह का एहसास करा रही थी। अचानक उसकी नजर सुखिया की स्थिर देह पर पड़ी। वो चौंक गया। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? सुखिया, सुखिया, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुखिया की अवस्था इतनी विचित्र थी कि मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, अरे गांव वालों, अरे गांव वालों जल्दी आओ, अरे कोई यहाँ जल्दी आओ, गांव वालों, अरे सुखिया, सुखिया। मुखिया की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। जब उन्होंने सुखिया को देखा तो उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। अरे ये क्या हो गया? अरे सुखिया के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सुखिया, सुखिया, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना मत जाओ। सुखिया। हाँ, लगता है कि वो वापस आ गई है। अरे वही जिसकी दंत कथाओं ने आज तक केशव नगर राज्य में खौफ बनाए रखा है, वो वापस आ गई है। गांव का माहौल अचानक और भयावह हो गया। मुखिया, ये बात तुरंत महाराज को बतानी होगी। अगर ये खंडहर की सच्चाई है तो पूरे राज्य के लिए खतरा बढ़ सकता है। ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಆಳದವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದಗೊಳಿಸಿ. ಹಾಲು, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬೋರೋ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಂತೆಯೇ ಇದು 20 ಲೇಯರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ರಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಹೃದಯವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಬೋರೋ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಯುಕ್ತ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್. ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. जमींदार तुरंत राजमहल की ओर चल दिया। राजा विक्रम अपने बगीचे में मंत्री जगन्नाथ के साथ टहल रहा था। जमींदार कांपते हुए सारी घटना राजा विक्रम को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज सुखिया की लाश आज सुबह खेत में मिली। अरे उसकी हालत देखकर तो क्या बताऊं, रूह कांप जाए। उसका खून जैसे किसी ने पूरी तरह से पी लिया हो महाराज। ये तो हालत थी उसकी। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक पड़ा। ये कैसे संभव है? मुझे लगता है ये हत्या किसी रंजिश या दुश्मनी का परिणाम होगी। महाराज, अरे ऐसा लगता है जैसे कोई दैवीय शक्ति इसमें शामिल हो। सुखिया के शरीर का एक कतरा भी खून नहीं बचा महाराज। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, जमींदार की आंखों में जो डर है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें इस घटना की जड़ तक जाना होगा। अगर राजगुरु यहाँ होते तो वो जरूर इस रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय बताते। कुछ देर बाद जमींदार वहां से चला गया। राजा विक्रम ने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखते हुए कहा, तो मंत्री जी, तुम्हें क्या लगता है? महाराज, मुझे भी मामला कुछ गंभीर और विचित्र ही लगता है। हमें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी महाराज। राजा विक्रम सहमति में सर हिलाते हुए महल के अंदर चले गए। महल में राजा विक्रम ने देखा कि राजकुमारी धारा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। धारा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? पिताजी, आप तो जानते हैं मुझे शिकार का शौक है। जब तक मैं शिकार नहीं करती मेरा मन नहीं लगता। तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। राजा विक्रम राजकुमारी धारा को सारी घटना बताते हुए बोले, धारा, सुखिया की हत्या की घटना ने सबको डरा दिया है। तुम्हारा इस समय जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसे राजा हैं आप पिताजी? एक हत्या से इतना घबरा गए? मैं इन पुरानी दंत कथाओं पर यकीन नहीं करती। मैं तंग आ चुकी हूँ उन कहानियों से। मुझे शिकार पर जाना है। धारा,
तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, ये समय जंगल में जाने का नहीं है। लेकिन राजकुमारी धारा ने किसी की बात नहीं मानी। हाँ, अगर तुम इतने जिद कर रही हो तो 2 सैनिकों को अपने साथ लेकर जाओ। राजकुमारी जी, हमें अब वापस चलना चाहिए। ये जंगल जितना शांत है ना, अरे उतना ही खतरनाक भी लगता है। यहाँ कुछ भी देखिए ना, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। चलिए चलते हैं। तुम लोग हमेशा डरते रहते हो। जंगल में खतरा तो हमेशा होता है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतने बड़े जंगल में अब तक एक भी जंगली जानवर नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप सही कह रहे हैं राजकुमारी, लेकिन शायद आपने नहीं सुना कि पथरियापुर गांव के सुखिया की कल रात किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। और तो और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि रात के समय गांव में अजीब अजीब भयानक आवाजें गूंज रही है। ये सब बहुत अजीब है। ये सुनकर राजकुमारी धारा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये सब दंत कथाएं और डरपोक लोगों की कल्पना है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो मैं उसका सामना करने से नहीं डरती, समझे? अचानक राजकुमारी ने एक शेर को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसका चेहरा चमक उठा। देखो, हमें शिकार मिल गया। वो रहा, वो शेर। कहाँ राजकुमारी, कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा राजकुमारी जी। शायद आपकी नजरों को धोखा हुआ है राजकुमारी जी। तुम दोनों को इतना बड़ा शेर दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सामने झाड़ियों के पास है, देखो ध्यान से। सैनिक एक दूसरे को देखते हुए फिर से उस दिशा में देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी वो शेर झाड़ियों से निकलकर जंगल की गहराई में भागने लगा। मैं उसका पीछा करूंगी, वो मुझसे बच नहीं सकता। ए भाई, लगता है कि राजकुमारी का दिमाग ही खराब हो गया है। अरे वो उस दिशा में जा रही है जहाँ पथरियापुर गांव का खंडहर है, खंडहर। अरे ये जगह अशुभ मानी जाती है, इनको कौन समझाए। और तो और मुझे तो कोई शेर भी नहीं दिखा। दिमाग ही खराब होता है इन राजा रानियों का, हैं? अरे क्या बताएं, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। पता नहीं राजकुमारी ने क्या देखा। अरे ये जंगल सचमुच में डरावना है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए था। राजकुमारी धारा शेर का पीछा करते करते पथरियापुर के खंडर तक पहुंच गई। ये वही खंडर था जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां कही जाती थीं। यहाँ आना सही नहीं है राजकुमारी। इस जगह को लोग अशुभ मानते हैं। हमें यहाँ से तुरंत लौट चलना चाहिए। चलिए। लेकिन राजकुमारी धारा ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि वो शेर खंडर के पास पहुंचते ही अचानक गायब हो गया है। ये क्या? वो शेर अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे लगता है वो खंडर के अंदर छिप गया होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, अरे ऐसा मत कहिए। अरे खंडहर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे वहाँ जाने वाला कभी वापस लौट के नहीं आते हैं। मेरा कार्ड खो गया है। ब्लॉक करने के लिए 1 दबाएं। ये अब आलू गोभी मिल्कशेक पिए सर। अब फाइनल स्टेप सर। हाँ राजकुमारी, हमें महल लौट जाना चाहिए। कृपया करके चलिए, हमें महल लौट जाना चाहिए। इस शिकार के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालिए। चलिए। तुम दोनों डरपोक हो। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। मैं अकेले ही अंदर जाऊंगी। दोनों सैनिक चुप हो गए। राजकुमारी धारा की जिद के आगे वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खंडहर के सन्नाटे और डरावने माहौल ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
राजकुमारी सैनिकों की चेतावनियों और डरावनी बातों को नजरअंदाज करते हुए खंडर के अंदर घुस गई। सुनो, हमें हमें अंदर जा